गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ इतिहास के विभिन्न राजवंशों के बारे में बातचीत करते हुए मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत गुहिल वंश के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। निश्चित रूप से इतिहास में गुहिल वंश एक अपनी अलग ही विशिष्ट पहचान भी रखता है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में गुहिल वंश के शासक अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा चुके हैं। तो मैं राणा सांगा अर्थात जो महाराणा संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने जो युद्ध लड़ा वह एक प्रसिद्ध युद्ध था, खानवा का युद्ध। सत्रह मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। हम ये जानते हैं कि महाराणा सांगा ने जो संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे और 80 घावों वाले योद्धा के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हैं, इन्होंने 17 मार्च 1527 ईस्वी को जहूरुद्दीन बाबर और महाराणा सांगा इन दोनों के मध्य खानवा का यह युद्ध हुआ। खानवा का यह युद्ध का मैदान भरतपुर की रूपवास तहसील के अंतर्गत आया हुआ है और यह युद्ध इतिहास का एक निर्णायक युद्ध रहा। मैं आपसे ये निवेदन करूं कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और उनके सभी हिंदू शासक जिनको उन्होंने पाती परवन द्वारा बुलाया था, इस युद्ध के लिए आमंत्रित किया था कि किस प्रकार से हम इस्लाम के या मुसलमानों के इस आक्रमण को कैसे रोक सकते हैं। इसी संदर्भ में ये सभी राजपूत शासक इस युद्ध के मैदान में एकत्रित हुए और महाराणा सांगा ने वीरतापूर्वक इस युद्ध का सामना किया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस युद्ध में पहली बार तोपखाने का उपयोग किया गया था। जहां महाराणा सांगा के सभी सैनिक तीर, तलवार और भालों से लैस थे, वहीं दूसरी ओर जहूरुद्दीन बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का सर्वप्रथम उपयोग किया था और बाबर के इस तोपखाने का प्रमुख नायक मुस्तफ़ा अली था, जिसे हम मुख्य तोपजी की संज्ञा भी दे सकते हैं। मुस्तफ़ा अली बाबर की तोपखाना जो ब्रिगेड थी, तोपखाना जो रेजिमेंट थी, जिसे आप कह सकते हैं आजकल, जिसको अंग्रेजी में आजकल हम आधुनिक काल में आर्टिलरी रेजिमेंट कहते हैं, और सेना का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो दूर तक अपने गोलों द्वारा दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाकर अपने विजय श्री को निश्चित करता है। तो पहली बार इस इतिहास के इस संदर्भ में मध्यकाल में हम ये कहें कि पहली बार जहूरुद्दीन बाबर ने भारत में
युद्ध के मैदान में तोपखाने का उपयोग किया और उसका मुख्य तोपची मुस्तफ़ा अली था। निश्चित रूप से तोपखाने ने खानवा के इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी और इस युद्ध में जहुरुद्दीन बाबर ने विजय प्राप्त करके गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध खानवा के युद्ध के जब पूरी राजपूती सेना को निश्चित रूप से अपने सारे स्थान और सारी चीज़ों को जब वह एक हार की स्थिति में पहुंचे तो इस युद्ध का सेना नायक राणा सांगा, जिनकी घायल होने पर वहां से उनको निकाल लिया गया और बाद में कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। वहाँ मृत्यु होने के पश्चात भी मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा जिले में है वहाँ राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो निश्चित रूप से खानवा का युद्ध इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ और हम ये कहें खानवा के युद्ध से हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो दौर था वो शुरुआत या उसका प्रारंभ या वह निश्चित रूप से अपनी जगह बना चुका था। और मैं ये कहूँ कि खानवा के युद्ध की एक अन्य विशेष बात यह भी थी कि इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था। युद्ध की तुलुगमा पद्धति का उपयोग करके और सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग करके बाबर ने अपनी विजयश्री को निश्चित किया था। और ये तुलुगमा पद्धति क्या है मैं आपको यह समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यह बाबर की सेना है और वह आगे बढ़ना चाहती है और इधर
तो इस प्रकार से तुलुगमा पद्धति का उपयोग भी जहरुद्दीन बाबर ने किया था और इस पद्धति के द्वारा दुश्मन की जो सेना होती है उसको घेर कर युद्ध करना, ताकि उसमें अधिक से अधिक विजयश्री की संभावनाएं रहती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बड़ी वीरता पूर्वक बाबर की सेना का सामना किया था, किंतु सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग बाबर द्वारा किया गया और इसी के साथ तुलुगमा पद्धति ने भी बाबर की सेना को निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो इस प्रकार हम ये कहें, इतिहास के इस मध्यकाल के अंतर्गत बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव इस युद्ध द्वारा रख दी थी और यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध इतिहास का एक माना गया। खानवा का यह युद्ध इतिहास के पन्नों में आज भी अपनी कथा, अपनी कहानी को कहता है। राणा सांगा से जुड़ी इस युद्ध में अनेक बातें हैं जो हम निश्चित रूप से उस पर अभी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन राणा सांगा ने और उनके साथियों ने वीरतापूर्वक इस युद्ध के मैदान में अपना जलवा दिखाया था। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि राणा सांगा ने 1518 में गागरेन के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था और खातौली बूंदी के युद्ध में भी उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और निश्चित रूप से विजय पताकाओं में युद्ध के मैदान में विजयश्री को प्राप्त करना भी महाराणा सांगा का एक बहुत बड़ा कार्य रहा। लेकिन खानवा का युद्ध निश्चित रूप से आधुनिक तोपखाना और तुलुगमा पद्धति से वह युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गया था और यह युद्ध इस प्रकार इतिहास के पन्नों में अमर है। राणा सांगा के बाद मैं जिस गुहिल शासक की बात आपसे करना चाहूँगा वह निश्चित रूप से महाराणा उदय सिंह। तो मेवाड़ का यह राजवंश जो निश्चित रूप से नागदा की पहाड़ियों से निकलकर मानमोरी के मौर्य साम्राज्य के मानमोरी के चित्तौड़ दुर्ग तक पहुंचा और चित्तौड़ से यह निकलकर 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना करके ये मेवाड़ के इतिहास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की और महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील की स्थापना भी की। उदयपुर से चित्तौड़ मार्ग पर यह उदय सागर झील बनी हुई है और उदयपुर की दो प्रसिद्ध झीलें पिछोला और फतेह सागर निश्चित रूप से अपनी
झीलों के आकर्षण के कारण प्रसिद्ध है। और ये दोनों झीलें जब बारिश में ओवरफ्लो हो जाती है तो निश्चित रूप से इन झीलों के द्वार खोलकर, गेट खोलकर यह पानी, यह जो है उदय सागर की तरफ ले जाया जाता है। और उदय सागर भी बहुत अधिक जल भराव क्षमता वाला बहुत बड़ी झील है, और वह भी जब पूरी तरह भर जाता है तो उसका पानी भी ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो एक नदी द्वारा आगे की ओर ले जाया जाता है, वह चित्तौड़ की तरफ ले जाया जाता है। और उस नदी का नाम बेड़च है, जो उदयपुर में आयड़ नदी है, आहड़ के या आयड़ के नाम से वह नदी जब उदय सागर में गिरती है और उदय सागर के ओवरफ्लो होने पर वह नदी, आप ये कहें, उदय सागर को भर देती है। और पूरी तरह ओवरफ्लो होने पर जब वह उससे निकलती है तो उस आय नदी का नाम बेड़च हो जाता है, और वह चित्तौड़ की तरफ अपना रुख करती है। तो निश्चित रूप से यह, जैसा हम ये कहें, 1459 में जैसे राव जोधा ने मेहरानगढ़ की स्थापना की थी, वैसे ही 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना करके इतिहास को एक नवीन और गोहिल वंश को एक नया स्थान दिया था। निश्चित रूप से राणा उदय सिंह के पश्चात मैं जिस गोहिल वंश के शासक की बात करूंगा, उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल में हुआ था। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपने नाम से तो प्रसिद्ध थे ही, और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। और महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजमा दे पंवार था। महाराणा प्रताप ने कालांतर में अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों को रक्त रंजित किया था, और इतिहास उनकी वीरता के लिए निश्चित रूप से उन्हें एक महान उपाधि भी देता है। बचपन में महाराणा प्रताप का नाम
बचपन में महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता था। कीका से अभिप्राय पहाड़ी क्षेत्र का एक बालक। इसलिए महाराणा प्रताप वैसे भी कुंभलगढ़ अपनी ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला के नाम से एक अलग ही रूप में प्रसिद्ध है और उनका जन्म का स्थान एक महत्वपूर्ण इतिहास का एक स्थान है। तो मैं ये कहूँ आपसे कि महाराणा प्रताप ने अकबर या ये कहें मुगलों का सामना बड़ी वीरता पूर्वक किया था। और उसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले किस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप को विभिन्न वार्ताओं के लिए समझौता करने के लिए विभिन्न लोगों को, विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों को भेजा था कि महाराणा प्रताप जो हैं अब मुझसे अकबर से संधि कर लें। और ये शिष्टमंडल अलग अलग नाम से गया था। मैं इस शिष्टमंडल में आपको 4 व्यक्तियों का नाम लूँगा, जिसमें सबसे पहले महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने जमाल खां कोची को भेजा। सर्वप्रथम जमाल खां कोची को 1572 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता हेतु भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल पड़ा। तो दूसरा शिष्टमंडल में जयपुर के महाराजा मान सिंह को 1573 ईस्वी में भेजा और यह शिष्टमंडल भी वार्ता का संपूर्ण ये कहें कोई परिणाम नहीं दे पाया। और तीसरी शिष्टमंडल में जयपुर के ही महाराजा भगवान दास को 1573 ईस्वी में सितंबर में भेजा। भगवान दास भी कोई संधि के लिए कोई प्रमुख भूमिका नहीं निभा पाए और आखिर में अकबर के अपने राजस्व मंत्री, जो राजस्व सुधारों या भूमि सुधारों के लिए जाने जाते थे, राजा टोडरमल को भेजा 1573 दिसंबर में। तो हम ये कहें कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने संधि वार्ता के लिए कि तुम मेरी बातें, मेरी शर्तें स्वीकार कर लो
और तुम मुगलों से संधि करके अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए अपने राजमहलों में रहकर अपना जीवन बिताओ। लेकिन महाराणा प्रताप राजस्थान के नहीं, विश्व इतिहास की एक उस काल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता के साधक हमें नजर आते हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और यही जो ये शिष्टमंडल है, अगर हम इसको एक कोडवर्ड में याद करना चाहें तो ये जमा भटो, जमा भटो यानी जमाल कोची के नाम से ज, मानसिंह के नाम से माँ, और भगवान दास के नाम से भ, और टोडरमल के नाम से टो। तो अगर हम इस शिष्टमंडल को एक शॉर्ट में या संक्षिप्त रूप में याद करना चाहें तो जमा भटो यानी जमाल खां, मानसिंह और भगवान दास और टोडरमल, ये चार शिष्टमंडलों के जाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने किसी भी तरह से अकबर के इन शिष्टमंडलों को कोई महत्व नहीं दिया। और निश्चित रूप से यह आप ये कहें कि ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने शिष्टमंडलों के बाद भी महाराणा प्रताप अपने स्वतंत्रता के उस विशेष महान कार्य के लिए अडिग रहे और उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इसी के कारण फिर हम देखते हैं कि 21 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध संपन्न हुआ। राजस्थान के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का यह युद्ध खमनोर तहसील में स्थित है और राजसमंद जिले में हल्दी घाटी का यह मैदान खमनोर तहसील में स्थित है और राजसमंद जिले में यह युद्ध का मैदान आता है। हल्दी घाटी का अभिप्राय यह भी है कि उस स्थान की जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी है और इसीलिए इसे हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान, जो इतिहास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों में से एक गिना जाता है। हल्दी घाटी का यह युद्ध अकबर के सेनापति महाराजा मानसिंह और आप ये कहें मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सेना नायक हकीम का सूरी पठान, इन दोनों के मध्य यह एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ। लेकिन आखिर तक यह युद्ध बड़ी वीरतापूर्ण लड़ा गया। महाराणा ने अपने इस युद्ध में अपनी वीरता का शानदार प्रदर्शन किया था। और आप ये कहें कि
महाराणा प्रताप जिस हाथी पर सवार थे उसका नाम राम प्रसाद था और उन्होंने निश्चित रूप से इस युद्ध में